So, good evening, all of you, and welcome to this session of cost accounting, wherein we will be learning more about integral and non integral accounting. So, what exactly is integral and non integral? We understand that accounts as a subject is divided into two parts. One, it is cost accounting, another is financial accounting. Of course, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले पैदा हुआ था, कॉस्ट अकाउंटिंग बाद में पैदा हुआ. सो अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुआ और दोनों फाइनेंशियल और कॉस्टिंग के ट्रांजैक्शंस एक साथ लिखे जाने लगे तो उसको बोला गया इंटीग्रल सिस्टम, जहां पर दोनों फाइनेंस और कॉस्टिंग साथ में इंटीग्रेट होता है. इंटीग्रेट होना मतलब मिलना. वेरी सिंपल वर्ड्स, इंटीग्रेट होना मतलब मिलना. So integral accounting is a system of accounting where both the transactions of financial and costing were recorded in a single journal. But it was very tough. So अलग अलग कर दिए बुक्स, अलग अलग कर दिए तो वो हो गया नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग. वो हो गया, क्या हो गया हमारा? नॉन इंटीग्रल. जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस फाइनेंस के बुक्स में और कॉस्टिंग के बुक्स जो ट्रांजैक्शंस है वो कॉस्टिंग के बुक्स में रिकॉर्ड होने लगे तो उसको हम लोग बोले नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग. सो आई वुड जस्ट जंप टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग. ठीक है, थियोरेटिकली हम लोग उसको बाद में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग stands for a system wherein two separate set of account books are maintained, one for cost accounts and other for financial accounts. In simple words, cost accounts are maintained separately from financial accounts. The moment you are unable to understand, please unmute and you can ask the doubt so that I can address it immediate. फिलहाल यहाँ तक सिंपल है. इसका फीचर्स वो तुम लोगों को आंसर्स थियरी लिखने के काम में आएगा कि क्या फीचर्स है उसमें. एंड when we talk about ledgers, ये जनरल नॉलेज का बात है कि एक होता है जनरल लेजर, एक होता है डेटर्स लेजर, एक होता है क्रेडिटर्स लेजर. ठीक है, जनरल लेजर में वी हैव ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स लेजर में वी हैव ऑल डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर में वी हैव ऑल क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट्स इन डिटेल. ठीक है, इसका क्या महत्व है हम लोग देखेंगे. सो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में क्या होता है, ये नॉन इंटीग्रल आया कहाँ से, बेसिक समझ जाओ दोस्तों. ये आया कॉस्ट शीट से. आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ कॉस्ट शीट. So just to remind you what is a cost sheet, I will go through the theoretical aspect of cost sheet. जिन लोगों को जहाँ जहाँ याद है वहाँ वहाँ उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैं ही लिखते चलूँ. ये आप लोगों के लिए रिवीजन चल रहा है, तो यू कैन पार्टिसिपेट एज एंड whenever you feel that you need to contribute something to this. Before I continue further, I would like to know from each one of you, how well do you know the cost sheet? If you know cost sheet, you can give me a thumbs up. If you don't know, you can give me a thumbs down. आता रहेगा तो thumbs up, नहीं आता रहेगा तो thumbs down. जल्दी जल्दी मैसेज में मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, आता है कॉस्ट शीट कि नहीं आता है. सिंपल. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस. नहीं आता है बोलोगे तो भी जितना तुम अपने आप के साथ ईमानदार रहोगे उतना अच्छा है. ओके, सो दिस इज डिफिकल्ट थिंग क्योंकि बेस वहाँ से चालू होता है. अगर आपने सीखा नहीं है तो ये चैप्टर फिर थोड़ा तकलीफ देता है. ठीक है, 4-5 जन ने जो जवाब दिया, आई प्रिज्यूम दैट इज व्हाट इज द जनरल परसेप्शन ऑल अबाउट. एनीवेज, याद रखने की कोशिश करो थोड़ा बहुत जिनको आता है. आई थिंक that would be helpful for you. We start with raw materials consumed, जिसका फॉर्मूला है opening stock of raw materials plus purchases
है, प्लस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड हम लोगों को मिल गया, ठीक है, या इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल्स करके लिखते थे। इसमें ऐड होता था डायरेक्ट वेजेस और ऐड होता था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब ऐड होकर हम लोगों को मिलता था समथिंग कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। You are able to understand what I am sharing? Yes, you can definitely be a part of that by typing, by participating. इसमें ऐड होते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तब हमको मिलता था वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स कॉस्ट को नाम दिया जाता था ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसका कारण था हम लोग इसमें जो है वी यूज टू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस and deduct closing stock of work in progress. प्लस माइनस करने के बाद हम लोगों को जो है मिलता था समथिंग कॉल्ड एज नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट में जो है दोस्तों हम लोग ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो हमको मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, that is called as cost of production of goods produced। इसमें ऐड होता था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस होता था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस होने के बाद हमको मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करते थे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हमको मिलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग सेल्स के साथ कंपेयर करते थे, सो हमको मिलता था कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस। So this was the easiest example of cost sheet that I can share with all of you. अब बताओ कितने लोगों को याद है ऐसा सब कुछ काम करते थे हम लोग? क्या याद आया देखकर कि हाँ ये सब था, किया था हम लोगों ने, थोड़ा बहुत किया था, पूरा किया था, whatever. Oh, good. So if you even remember that, that's a great thing. फायदा होगा, क्योंकि यही कॉस्ट शीट का जर्नल एंट्री फॉर्म जो है वो आपका है टॉपिक नॉन इंटीग्रल अकाउंट। यहाँ पर स्टॉक का कहाँ पर मेंशन हुआ है अगर हम लोग समझे तो स्टॉक का मेंशन हुआ है हम लोगों का रॉ मटेरियल्स के वक्त। कहाँ पर हुआ है? एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा कहाँ हुआ है? एट द टाइम ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पर हुआ है अगर आप लोग देखोगे तो एट द टाइम ऑफ फिनिश गुड्स। सो फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं उसको नाम दिया है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम दिया है उसका? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो वर्क इन प्रोग्रेस था उसको नाम दिया है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, और जो फिनिश गुड्स था उसको नाम दिया है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सो ये
स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए रॉ मटेरियल्स को बोला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स का स्टॉक के लिए वी हैव फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। बोलो तीनों अकाउंट का महत्व समझा क्या? यस सर। या सो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये तीन चीज आपको कंपलसरी क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। ओके, अब कॉस्ट शीट में उसके बाद क्या आया? मटेरियल हो गया, तो आया वेजेस और एक्सपेंसेस। तो हमारा अकाउंट वही है, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट। देखो कॉस्ट शीट आगे बढ़ेगा वैसा हमारा अकाउंट आगे बढ़ेगा। प्राइम कॉस्ट टोटल है, हम लोग नहीं करेंगे, तो वी विल हैव नेक्स्ट अकाउंट। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। दिख रहा है क्या दोस्तों? वही चीज रिपीट हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास क्या? नेटवर्क्स कॉस्ट टोटल है, वो छोड़ दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी अभी अगला अकाउंट क्या आने वाला है? कोई गेस मार सकता है क्या? नेक्स्ट अकाउंट क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे कॉस्ट शीट में मैं कहाँ पहुंचा हूँ वो देखो जरा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वापस टोटल आ गया। हाँ, अब आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नाम देते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर नेक्स्ट टोटल आएगा, वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आएगा सेल्स, ठीक है। इसके बाद एक अकाउंट जो मैंने लिखा नहीं है वो आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा आएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये सारे कंट्रोल अकाउंट बनते हैं कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में। कहाँ बन रहे हैं? कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में। तो लेकिन हर जगह पे कॉस्टिंग का रिलेशन फाइनेंस के साथ आने वाला है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बनाते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं हम लोग? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। याद रखना, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द फाइनेंशियल आइटम्स। जैसे हमने स्टॉक खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। नॉर्मली अगर आप सोचोगे रॉ मटेरियल खरीदा तो हम क्या बोलते हैं? मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, या स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर मटेरियल के बदले में हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन किया था? स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कैश के जगह पे फाइनेंशियल आइटम कौन सा है हमारे पास? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो थोड़ा विचित्र, थोड़ा डिफिकल्ट ऐसा एक अकाउंट क्रिएट होता है जिसका नाम है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो ये जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करने का? ये बेसिकली मटेरियल टू कैश है। मटेरियल का नाम है स्टोर्स लेजर कंट्रोल, और कैश में दिया तो वो आता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेशन समझा क्या? यस सर। फाइन। अगर मैंने एक एग्जांपल आपको सिखाया, अब आगे देख लेना कितना इजी है। हम लोग मटेरियल क्यों खरीदते हैं? हम लोग मटेरियल का खर्चा प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं। मतलब हम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग इतना जो है फैक्ट्री को इशू कर रहे हैं, तो बोलते हैं मटेरियल इशू टू फैक्ट्री। प्राइम कॉस्ट हेडिंग नहीं आता, डायरेक्टली अगला कंट्रोल अकाउंट जो स्टॉक का है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए आया वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। वर्क इन प्रोग्रेस यानी गुड्स बन रहा है, हमने मटेरियल दे दिया, तो एंट्री आता है वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टॉक खरीदा बढ़ गया तो डेबिट, यहाँ पर स्टॉक गया तो क्रेडिट। इस तरीके से ऑपरेट होता है। इशू किया हुआ मटेरियल में से कुछ मटेरियल खराब निकला तो वो मटेरियल फैक्ट्री से वापस आता है। फैक्ट्री से हमने वापस नहीं किया क्रेडिटर को, वो अलग का एंट्री आएगा। फैक्ट्री से अगर वापस आया तो एंट्री बनेगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि ये फैक्ट्री से आया।
हाँ, हम ये माल क्रेडिटर को वापस भेजेंगे। किसको भेजेंगे? क्रेडिटर, जिससे सामान खरीदा। तो उसका एंट्री क्या आएगा? कोई इमेजिन करके बोल सकता है क्या? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स? या फ्रेंड्स, एनीबॉडी इमेजिन करो थोड़ा, क्या हो सकता है जर्नल एंट्री? मैंने क्रेडिटर से खरीदा, तो मैं बोल रहा हूँ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब अगर मैं बोल रहा हूँ जर्नल एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न्ड टू कस्टमर, सॉरी गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? जनरल रिजर्व नहीं आएगा। स्टोर्स लेजर हमारा क्या होने वाला है? यस करेक्ट, स्टोर्स हमारा कम हो रहा है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बरोबर, वेरी गुड। मैंने एंट्री लिखा ही नहीं, आप लोगों ने खुद बनाया, देखो समझ में आ रहा है धीरे धीरे बात। अच्छा, अब खर्चे पे आते हैं। खर्चा यानी यहाँ पर खर्चा किधर किधर होता है मालूम है क्या? वेजेस में होता है, एक्सपेंसेस में होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। यहाँ पर याद रखना दो बातें होती है। एक होता है इनकर्ड, एक वर्ड होता है इनकर्ड। इनकर्ड यानी क्या? इनकर्ड यानी खर्चा हुआ। इनकर्ड यानी क्या? खर्चा हुआ। और एक होता है एब्जॉर्ब्ड। कॉस्टिंग में खर्चा जो है एब्जॉर्ब होता है। तो हर जगह पे ज्यादातर वेजेस एक्सपेंसेस जो है, जितना खर्चा हुआ उतना पूरा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट इनका अलग अलग हो सकता है। वापस सेकेंड ईयर बीकॉम में ही आप लोगों को ये था, क्या था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी जब आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बना रहे थे, अगर आपको याद होगा तो कॉस्ट शीट का आखिरी भाग, चैप्टर का आखिरी भाग था एस्टिमेटेड। वहां पर आपको सिखाया जाता था कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं दिया है, इट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वेजेस। कितने लोग को याद है ऐसा स्टेटमेंट सुना हुआ? प्लीज टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स। Office and administration overheads are absorbed as a percentage of works cost. तो क्योंकि एस्टिमेटेड आपने बनाया नहीं, ऑनलाइन एग्जाम पास हो गए हम लोग खुशी खुशी, बट ये सब मिस करके आगे आ गए। ठीक है, तो अभी सुन लो, अभी समझ लो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज expenses incurred are financial accounts, expenses absorbed is costing। दोनों सेम रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा तो प्रॉब्लम है। सो डियर फ्रेंड्स, अब देखो चौथा और पांचवा एंट्री। फॉर डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, इनकर्ड यानी पेड, एंट्री आता है खर्चा हुआ, तो डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब कैश बोलने के बदले में क्या बोलेंगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझे क्या मैंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. और जो एब्जॉर्ब होगा, whatever is absorbed, remember that will be transferred to cost sheet and it will become a part of your works cost. So it is called as work in progress control account debit to direct wages control account. अब किधर क्या एब्जॉर्ब होता है वो याद रखना। रॉ मटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस को जाता है, डायरेक्ट वेजेस वर्क इन प्रोग्रेस को जाता है। देखो कॉस्ट शीट में देखो हेडिंग आगे जा रहा है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट नहीं है, तो ये सब आगे जाके इधर वर्क्स कॉस्ट में मिल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देखो वही हो रहा है दोस्तों।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, एंट्री आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका अगला एंट्री क्या हो सकता है आपको मालूम है? वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब्ड। क्या हो सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब्ड। तो एंट्री क्या बनेगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल अकाउंट। Are you understanding? Shall I wait here or you need more explanation there? We are here because I want you to unmute and talk to me. हाँ, अभी राज क्या है ना, देखो एब्जॉर्ब्ड पूरा चैप्टर है, उसका नाम ही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मैंने बोला तुम वो छोड़कर आगे आ गए हो, अभी इतना ही समझो कि कॉस्ट शीट में जो एब्जॉर्ब होता है वो रिकॉर्ड होता है, इनकर्ड यानी पेड। अब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिखाने को नहीं बैठा हूं यहाँ पर, वो अलग टाइम लेगा, उसका फंडास अलग है। एब्जॉर्ब्ड यानी जो कॉस्ट शीट में अमाउंट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्ब्ड। दो सेंटेंस याद रखना कि मैंने बताया फैक्ट्री ओवरहेड्स इज एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वेजेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये जनरल वर्ड्स है एब्जॉर्ब्ड। आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा, वहां पर भी ये पेड एब्जॉर्ब्ड वर्ड आया था। कितने लोग को ये सब याद है? आई डोंट नो। Incurred is paid, absorbed is recorded. Perfect, very nice. Now same goes for Gangesh, go ahead. Financial items. आता हूं मैं, वो अकाउंट में आऊंगा तब तक बताता हूं क्यों अलग है करके। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड और इनकर्ड ये वाला डिस्कशन में है। इतना समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। सेम फैक्ट्री ओवरहेड में भी देखो आप, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड वर्ड्स दिख रहे, ठीक है। यहाँ पर कम ज्यादा हो सकते हैं, इनकर्ड अलग एब्जॉर्ब्ड अलग हो सकता है। अगर इनकर्ड और एब्जॉर्ब्ड अलग अलग हुआ तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज ओवर एडजस्टमेंट, सॉरी ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है कि ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ या कम एब्जॉर्ब हुआ, वो देखा जाता है। यहाँ पर हमारा पहला अकाउंट का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। याद रखना अपन ने 11 लेजर अकाउंट्स बनाए थे, तो यहाँ पर हमारा जो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से बैलेंस आगे निकलकर हमने उसको भेज दिया था वर्क इन प्रोग्रेस, इसका नेट अमाउंट इधर गया था। अब वर्क इन प्रोग्रेस से अगला वाला हेडिंग आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फिनिश गुड्स कंट्रोल को देखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग द नेट वर्क्स कॉस्ट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और इन सिंपल वर्ड्स अब तक का जैसे अपन टोटल लिए, टोटल कहाँ पर लिए? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क्स कॉस्ट तक लिए, तो उसका अगला बड़ा हेडिंग है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर फिनिश गुड्स का स्टॉक आता है। किसका गुड्स का स्टॉक आता है? फिनिश गुड्स। सो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज करते हैं। दोस्तों ये सीक्वेंस याद रखना, हमने पहला कौन सा अकाउंट क्लोज किया? स्टोर्स लेजर। इसका बैलेंस कहाँ लेके गए? वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग? फिनिश गुड्स। इसमें वेजेस हो गया, एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाषा? Yes, sir. अब अगला आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी वही होने वाला है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनकर्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्ब्ड। इनकर्ड के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और एब्जॉर्ब के लिए फिनिश गुड्स कंट्रोल टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये दोनों अमाउंट सेम भी हो सकता है, ये दोनों अमाउंट अलग अलग भी हो सकता है। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग? वी हैव कम टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। मेरे दोस्तों अब फिनिश गुड्स कंट्रोल क्लोज होगा, याद रखना। अब इसका सीधा टोटल जाएगा इनटू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट,
which is called as the cost of sales account. फिर से बता रहा हूँ, स्टोर्स लेजर का बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस का फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स का डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। बीच में सब ये जो वेजेस, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, ऑफिस है, ये सब पेड एब्जॉर्ब होते जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे फॉर क्लोजिंग फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट और ट्रांसफरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, एंट्री बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स भी खत्म हो गया। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया अगला, तो वापस वो भी इनकर्ड और एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या क्या होगा? इनकर्ड और एब्जॉर्ब। अब हमारे पास टोटल बन गया। कहां पर टोटल आ गया अभी सब? इट हैज नाउ कम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, बट ये 15 के बाद 17 देखो, फॉर ट्रांसफरिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री खर्चा हम लोग डेबिट में लिखते, इसीलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, गंगेश तेरा डाउट का जवाब दे, किधर ही आ गया। अब सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिकॉर्ड करते वक्त पैसा आता है, सेल्स का एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कैश के बदले में इधर आएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स रख के क्या करेंगे? उसको हम लोग कंपेयर करेंगे टू द कॉस्ट, इसीलिए एंट्री बनेगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स भी ट्रांसफर हो जाएगा किधर? कॉस्टिंग पी एंड एल। अब अगर आप कॉस्टिंग पी एंड एल इमेजिन कर सकते हो तो क्रेडिट में सेल्स और डेबिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्रेडिट में सेल्स है और डेबिट में क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका डिफरेंस जो है वो रहेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्या रहेगा वो? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। वापस प्रॉफिट या लॉस इज ए फाइनेंशियल आइटम, सो इट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो दोस्तों, वही कॉस्ट शीट है जो आपका एसवाई में था, आज वो जर्नल एंट्रीज के रूप में 19 जर्नल एंट्री के रूप में आपको नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग इस चैप्टर में आया है। बोलो क्या बोला मैंने? यहाँ तक समझा क्या? Yes, sir. साक्षी का जवाब है, डिम्पल सेज यस। So what you have to do now, because we will be learning it. कैसा है देखो, मेरे को भगाने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्वेश्चन भी तैयार कर लिया है जो तुमको सिखाना है, एंड वी कैन गो अहेड। ये ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने जो रखा है मैंने, जहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक दिया है, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल इज नथिंग बट जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब देखो, रॉ मटेरियल परचेज्ड, इसको एंट्री याद रहेगा तो एंट्री का खेल है दोस्तों। रिटर्न टू सप्लायर्स, इश्यूड टू प्रोडक्शन, रिटर्न टू सोर्स, प्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, administrative overheads incurred, cost of finished goods transferred to warehouse, cost of goods sold, sales, selling and distribution. Factory overheads are applied to production at 150% of wages. देखो क्या दिया है? Any under or over absorption overheads being carried forward to the adjacent months. Administrative expenses incurred and recovered are the same. So necessary cost ledger accounts and प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये आपका नॉन इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। तो पहले आपको ये मीनिंग, जब तक जर्नल एंट्रीज नहीं आता है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट आई विल बी डूइंग विथ ऑल ऑफ यू इज, यू मे बी वी मे टेक वन मोर लेक्चर फॉर दिस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई विल बी शेयरिंग द जर्नल एंट्रीज विथ ऑल ऑफ यू। व्हाट यू डू इज लर्न द जर्नल एंट्रीज प्रॉपर, उसको एकदम पक्की तरीके से बाय हार्ट कर, क्योंकि जब तक वो बाय हार्ट नहीं होता है ना, ऑनेस्टली आगे बढ़ने में मतलब नहीं। मतलब फॉर्मेलिटी होगा, मेरे को आता है, मैं अपना होशियारी दिखाऊंगा बस। सो आप लोगों ने उतना एफर्ट डालो, जर्नल एंट्रीज बाय हार्ट करो, बिलीव मी कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रल इससे इजी है,
और एग्जाम में नॉन इंटीग्रल इंटीग्रल दो अलग अलग चैप्टर में खड़े हो सकते 15-15 मार्क. So I want all of you to give more efforts to the journal entries. Learn it by heart. I will give you all the things. Okay. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के ग्रुप में एक मैसेज आया था आज प्रिंसिपल मैम द्वारा. गंगेश, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग.